नमस्कार दोस्तों। आज के लिए तो आज की जो सुबह है इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं आज के लिए। और आज का जो सूर्योदय है मेरे पीछे मैं आपको दिखा रहा हूं, एक जो पेड़ है बड़ा, उसके मध्य से सूर्योदय हो रहा है। अभी तो सूर्य की लालिमा आसमान में छिटकी हुई है, पूरी तरह दिखाई नहीं पड़ रही है। तो हम आज की हमारी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम जो है इस धरा पर निवास करते हैं और हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती है। हम उन ज़रूरतों के साथ ही अपना जीवन यापन करते हैं और उन्हीं के लिए जीते हैं। संसाधनों में कह लें तो थोड़े से भी गुजारा हो सकता है और बहुत चीज़ें भी हमें कम पड़ती है। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार आगे गतिशील कर रहे हैं। हमारा अपना जो परिवेश है और यहाँ का वातावरण है, उसी के अनुरूप हमारे रहन सहन भी बनता है और इसी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। हमारी चेतना जितनी प्रगाढ़ है, जितनी चीज़ों को हम में समझ पा रहे हैं और हम कह पाने की क्षमता रखते हैं या समझ पाने की, वह हमारे बुद्धिमत्ता के अनुरूप होता है। आज के मौसम को देखें तो अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है आज कि कल जो बदली थी वो हट गई है और आज हमारे आसपास पूरा कोहरा छाया हुआ है। और यह कोहरा ही हमें संदेश दे रहा है कि शीघ्र आने वाले समय में अब शीत ऋतु का आगमन हो गया है। देखिए, नदी में जो धारा है उस धारा के ऊपर भी हल्का सा धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। देखिए, ये आज का दृश्य है। तो ये क्या है? निरंतरता है और सतत परिवर्तन है। कल कुछ और था, आज कुछ और है और कल कुछ और होगा। हाँ, हम तो अपने जो हमारा क्रम है, हमारा लय है, उसमें हम गतिशील है, हम बढ़ते जा रहे हैं। सभी के साथ ये है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो मैं आपको सूर्योदय हो गया है और ये मेरे पीछे पेड़ के नीचे मेरे कंधे के पास से मैं आपको सूर्य को दिखाता हूँ। और सूर्य की जो लालिमा है वह मेरे चेहरे पे थोड़ी सी पड़ेगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्योदय हो चुका है। तो आज हम जिस परिवेश में मैं निवास करता हूँ, यहाँ से बड़े कल कारखाने तो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आसपास ये है कि लोगों के आजीविका का एक माध्यम जो है वह मात्र और मात्र कृषि आधारित है कि लोग कृषि कार्य करते हैं और इसमें जो भी उपज आती है कुछ सस्ती होती है। यहाँ जो फसल होती है, सोयाबीन होता है, मक्का होता है, धान होता है और कुछ कोदो कुटकी जो नाम सुना है आपने, आजकल वो भी न्यून हो गया है। कुछ दालें हैं जिसे हम बरबटी कहते हैं और तुअर है, अरहर, ये सारी उपज यहाँ होती है। अब जो है ये समय ख़त्म हो गया है। इसके बाद में गेहूँ, चना और मटर, सरसों, इनकी खेती की तैयारियां आप किसान मक्का को काटने के बाद करेंगे। तो यहाँ का जो जैसा माहौल है, जैसे यहाँ का लोगों का जीवन यापन का तरीका है, उसके अनुरूप ही मैं चर्चा करूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि यहाँ मैं बात करूँ तो
उद्योगों की, तो यहाँ ऐसे उद्योग या ऐसे धंधे चल सकते हैं या भविष्य में गमन कर सकते हैं। आज हम जानते हैं कि मक्का को ले लें तो मक्के से शहरों में पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं और पॉपकॉर्न 50 ग्राम 10 रुपए के आते हैं। और एक किसान जब अपनी फसल को बेचता है, एक किसान जब अपनी फसल को बेचता है तो मुश्किल से उससे 15 रुपए से 20 रुपए 1 किलो के प्राप्त होते हैं। और जब यही उसकी फसल जब व्यापारियों के पास चली जाती है और व्यापारी लोग उसको बड़े बड़े कल कारखाने या उद्योगों में चली जाती है, तो वह 6 गुना 7 गुना कीमती होती है। ऐसी बात नहीं है कि वो उस पर अपने संसाधन नहीं खर्च करते हैं, वो करते हैं अपने संसाधन खर्च। व्यापार लोग करने वाले लोग, व्यापारी अपनी पूंजी लगाते हैं, फिर उस जगह तक पहुंचाते हैं जहां पर ये संसाधन के दूसरे उपयोग होते हैं। आज मक्का और कुछ दालों को मिला करके और चावल के साथ में कुरकुरे बनाए जाते हैं। कुरकुरे का भी आज हम एक पैकेट लेते हैं तो 10 रुपए में 35 ग्राम के करीब आता है। तो हम मान लें उसमें और भी चीज़ें लगती है, तो वो 1 किलो या 3 प्रकार की दालें और इसका इस्तेमाल किया तो 300 रुपए से वो कम से कम 700 रुपए बना लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे जबकि किसान जो है अपनी महंगी फसल के समय बीज जो ख़रीदता है उसे 1 किलो मक्का कम से कम 500 रुपए से लगा करके 1500 रुपए तक के अलग अलग जो वैरायटी कहते हैं उसके लिए प्राप्त होते हैं उसे। और उस मान लो उसने 1000 रुपये किलो भी एक मक्का ख़रीदा और 1 किलो की उपज उससे मात्र 6 कुंटल हुआ, और जब मक्का आया तो 10 रुपये किलो बिका, तो उससे 10,000 रुपये लगे। तो उसने उसमें DAP, यूरिया, निंदाई गुड़ाई और इसकी सारी मेहनत को देखें तो उसे उतनी बचत नहीं हो पाती है जिसका वो अधिकारी है उतना वो नहीं प्राप्त कर पाता है, हाँ, जितना कुछ ही समय में अपनी पूंजी लगा करके एक व्यापारी प्राप्त कर लेता है। परंतु यहाँ समस्या ये है कि किसान के पास धन नहीं है, और यदि धन है तो उसे संचित करके उसे सही रास्ते पर कैसे खर्च किया जाए, उसको उस धन का कैसे सदुपयोग किया जाए, यह उसे ज्ञात नहीं है। इसलिए ये सारी आज परेशानी है उसके लिए। आज कोई भी व्यापारी ये करता है तो यहाँ का स्थानीय भी व्यापारी उद्योग धंधे नहीं चलाता है, वो तुरंत खरीदता है और वो अपना मुनाफा लेकर आगे बेच देता है। और जब व्यापारी के पास से वही वस्तु बाहर जाती है और बाहर से फिर किसी नए रूप में परिवर्तित होकर वापस आती है और उसका मूल्य जो होता है वो लगभग 3-4 गुना तब तक हो चुका होता है। और जबकि किसान के पास में उसका मूल्य जो होता है वो हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही कम मूल्य प्राप्त होता है उसको। तो उसमें सिर्फ वो अपना परिवार ही चला पाता है, वो भी बमुश्किल से। ये नहीं कह सकते कि एक किसान बहुत आनंद से रहता होगा, हाँ, जैसा कि अन्य खेती में होता है, जैसे कि बहुत उपज होती है, हाँ। यदि मान लो किसी किसान को 1 एकड़ में 2 कुंटल मक्का हुआ, तो 2 कुंटल मक्का मतलब उसको 1500 रुपये भी बेचे तो 3000 रुपये होंगे। अब 3000 में से 1000 की उसने खाद, 1000 का बीज, क्या हुआ? 3-4 महीने में लाभ उसे 1 एकड़ पर 1000 मिला। 1000 में क्या होता है बताइए? आज के समय में तो मोबाइल का एक अच्छे प्लान का रिचार्ज भी 1000 रुपये में 1 माह के लिए नहीं होता है। या तो आप
भली भांति इस बात से परिचित है। तो यहाँ पर यहाँ की युवा पीढ़ी आज इन चीज़ों से जुड़े, इन चीज़ों को प्राप्त करे, ऐसी विद्या का उपार्जन करे, ऐसी विद्या से जुड़े कि आने वाले समय में जो कृषि आधारित उद्योग है उनकी यदि यहाँ स्थापना की जाए और इन क्षेत्रों से सीधे बड़े बाज़ारों से जोड़ा जाए, तो हो सकता है कि यहाँ के किसानों का जो मुनाफा है उसका अंश बढ़ जाए, और जब उनका लाभांश बढ़ेगा तो उनके जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं। जैसे यहीं से पॉपकॉर्न उद्योग है, उद्योग छोटा मगर बना करके बाज़ार तक पहुँचाना, मक्के की दलिया इत्यादि पर जो ये करना है, वो जो ये करना है वो कर सकते हैं, मगर ये अकेले का कार्य नहीं है। और भला आज के समय में अधिकतर ये देखने में आ रहा है कि एक विद्यार्थी विद्या अध्ययन करता है, उसमें उसकी बहुत सारी पूंजी, समय और उम्र खर्च हो जाती है, और जब उससे कहते हैं घर के लोग, उससे उम्मीदें रखते हैं कि हमें कुछ प्राप्त होगा, इसे नौकरी, तो उसका ध्यान सिर्फ नौकरी की ओर जाता है, और नौकरी में सीमितताएं हैं। यदि उसे धन भी प्राप्त होगा या कुछ उसकी तनख्वाह भी होती है, सैलरी जिसे कहते हैं, तो वो उसमें भी सीमितता होती है, तो उससे उतना धन का उपार्जन नहीं कर सकता वो कि उससे अपना मतलब उस तुरंत में वो बहुत सारा किसी का सहयोग कर सके या कोई उद्योग धंधा स्थापित कर सके। आज जो भी धन आदमी पैदा करता है, छोटा या बड़ा हो, तो रोटी, कपड़ा और मकान और जो संसाधन हमारे आसपास है, इन्हीं में इतनी पूंजी खर्च हो जाती है कि हम उस पर चिंतन मनन नहीं कर सकते। तो आज जितने भी ये करें तो एक द्वंद्वात्मक परिवेश है हमारे आसपास में। हम थोड़े थोड़े के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये जो संघर्ष है हमारा नित नियत जारी है। हम अच्छे समय की उम्मीद करते हैं, मगर समय को कैसे परिवर्तन किया जाए, कैसे समय को बदला जाए, इस पर हम सुदृढ़ रूप से कैसे कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाए, इस पर हम कभी चिंतन मनन नहीं करते हैं। हम या मेरे आने वाली युवा पीढ़ी है, उनके पास संसाधन है। आज सभी लोगों के पास में ये एक यंत्र है, मोबाइल, इससे जुड़े तो सभी है, और सभी के मन में एक ही भाव होता है। क्या होता है कि एकदम से अकूत धन पैदा हो जाए या अकूत धन आ जाए। हम सामने वाले के पास देखते हैं कि वह अच्छा जीवन यापन कर रहा है, तो हमारे निम्न स्तर से एकदम सीधे हम वहाँ पहुँच जाना चाहते हैं, मगर आसान नहीं है ना। हर जगह सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पड़ता है, और तभी उन संसाधनों तक हम पहुँच सकते हैं, अपने समय के साथ में वहाँ जा सकते हैं। आज यदि हम चाहें तो यहाँ से 5-5 किलो के घर में ऐसे कोई उद्योग छोटे स्थापित किया जाए कि हम 5 किलो मक्के को बाकायदा पैक करके और एक मार्केट बनाने के लिए एक क्या कहना चाहिए, बहुउद्देशीय संस्था के द्वारा या समूह के द्वारा या कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा हम उसको ये करें और उसका वितरण करें और उसको बाज़ार में पहुंचाएं, तो जो छोटी आवश्यकताओं के वाले लोग हैं उन तक के सीधा जाएगा, और बीच का जो धन है वो शायद सीधे किसानों को प्राप्त होगा। ये किया जा सकता है। खड़ी जो दालें होती है यहाँ, उड़द, मूंग, मसूर, चना इत्यादि पैदा होती है, और ये हर एक की ज़रूरत है। तो हम में से जो कुछ अपना उद्योग धंधे स्थापित करना चाहते हैं, वो
1-1 किलो के पैकेट बना करके या 5 किलो दालों के पैकेट बना करके क्रमशः इसको ले जा सकते हैं और नमस्कार और अपना जो जीवन यापन का तरीका है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। क्योंकि समय के साथ जब तक के व्यक्ति परिवर्तित नहीं होगा तब तक यह संभव नहीं है कि उसके जीवन में परिवर्तन आए, और इसके लिए वह स्वयं ही प्रयास करेगा और प्रयास करना पड़ेगा, तभी उसमें उत्थान और उन्नति हो सकेगी। कुछ बातें अलग हट के की जाए। अब मैं ये कहता हूँ कि हर घर में बच्चे हैं, विद्यार्थी है, और आजकल जो शिक्षा एक ये दे दी है कि अनिवार्य रूप से हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल तक के अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है। तो इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जब जाते हैं तो गांव-गांव में बच्चों के पास में जब वो हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें यही पता नहीं होता है कि हम हाई स्कूल उत्तीर्ण हो गए तो आगे हम कौन सा विषय का चयन करें, या हमारे विषय को चयन के पश्चात हमें जिसका अध्ययन करके आगे कहाँ तक जा पाएंगे। अक्सर कर ये देखा गया है कि गांव में 1 या 2 व्यक्ति जो कोई विषय ले करके आगे बढ़ चुके होते हैं तो सब उसी की तरह पीछे निकल पड़ते हैं और चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो नौकरी या स्थान है ये सीमितताएं हैं। गांव में हम एक अंदाज़ा लगाएं कि मैं जहाँ रह रहा हूँ यहाँ पे 152 गांव हैं और 54 पंचायतें हैं, तो मतलब सब जगह भी एक मान ली जाए तो 54 ही सचिव होंगे और 152 ही प्राथमिक शालाएँ होगी। इतनी माध्यमिक हो सकती है, इसके 20% उच्चतर माध्यमिक, और समझ लो 1 या 2 यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो गए, और एक या 2 स्नातक वाले महाविद्यालय, और 1-2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जो। तो हम प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो आदमी को आज यही नहीं पता कि मेरे को इसका परिणाम क्या प्राप्त होगा। लोगों को यहाँ बैंकिंग की जानकारी नहीं है कि बैंकिंग के लिए किस विषय को पढ़ना पड़ेगा। आज पुख्ता रूप में हम देखें तो राजनीतिज्ञ जो है, राजनीति करने वाले लोग हैं, तो उनको भी राजनीति का जो वास्तव में जो हमें पढ़ाया जाता है विद्यालयों में, महाविद्यालयों में कि राजनीति क्या है, तो वो तो दिखाई नहीं पड़ती। क्योंकि आज का स्नातकोत्तर विद्यार्थी यदि कोई राजनीति को पढ़ करके आज उतरेगा, आज उसकी उम्र 20 साल है, तो संघर्ष करते करते उसे आते में 50 साल के होते तक के वो वहाँ पहुँचेगा, तब तक के वो विषय भी परिवर्तन हो चुका होगा, तो उसका क्या अर्थ रह जाएगा। इसलिए किसी समय में बुनियादी शिक्षा हुआ करती थी कि हम हमारे परिवार में होने वाले जो भी कार्य है उनमें दक्ष हो, वही हमारे प्राथमिक रूप से आजीविका कारण बने, जिससे हम इस आपाधापी और भागदौड़ से बच सकें। आज यह सब कुछ संभव नहीं है। आज बुनियादी बात को हम भूल चुके हैं। आज जो तेज़ी से जो औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण हुआ है, इसका बहुत कुछ हम पर प्रभाव पड़ा है, और इसके बीच की जो खाई है उसको हम माने तो इसमें आसानी नहीं है, बिल्कुल आसानी नहीं है कि हम आसानी से इस सीढ़ी को पाट पाएँ या वहाँ तक के गति करके पहुँच पाएँ, ज़रूरी नहीं है। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से मैं 10 किलोमीटर यदि अंदर चला जाता हूँ और वहाँ की जीवनचर्या को देखता हूँ तो बहुत अंतर है। हाँ, हमें यहाँ
20 घंटे बिजली प्राप्त होती है। बिजली का हमारे घर में क्या उपयोग है? हाँ, रात में पंखे चलेंगे, सुबह कुछ पानी गर्म हो जाएगा, हम जो अपनी आवश्यकताएं हैं वो इस पर करते हैं, और वो गांव के लोग प्राकृतिक संसाधनों पे करते हैं कि वो आज भी कहीं चूल्हों का उपयोग करते हैं, लकड़ी से रोटी बनाते हैं, पानी गर्म नहाने के लिए करना है तो वो लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो उन्हें लगता है कि इस लकड़ी का कुछ मोल नहीं है। हम आज पहचान नहीं पा रहे। हाँ, मुझे किसी एक वैज्ञानिक की मैंने थीसिस को पढ़ा था, काफ़ी समय हो गया है, तो मैं उस बात को यहाँ पे उजागर करना चाहूँगा। उन्होंने यह कहा था कि हमारे आसपास जो वृक्ष है, ये जो लकड़ी है ना, वो कीमती है, क्योंकि हम इस पृथ्वी ग्रह से यदि दूसरे ग्रहों में जाके तो हर जगह कहीं सोना है, हीरा है, और भी जितने हम आज कहते हैं ना मूल्यवान धातुएं, तत्व, वो वहाँ पाए गए हैं। परंतु कहीं भी ये आसपास दिखने वाला जो हरित क्रांति से भरा आलम है, या ऐसा दूसरे किसी जहाँ में नहीं है। और लकड़ी इसलिए बहुत कीमती है, वृक्ष बहुत कीमती है, क्योंकि इस बात के जो हमारे जीवन से जुड़े तथ्य तब सामने आए थे जब अभी कुछ वर्षों पूर्व जब कोविड काल था, उसमें जिस व्यक्ति को कोरोना घोषित हो गया था उसे ऑक्सीजन के सिलेंडर देने पड़ रहे थे। तब हमें पेड़ों की महत्ता समझ में आई है कि कोई और कारण नहीं था, सिर्फ एक ऑक्सीजन की कमी हो रही थी शरीर में। और आज हम धड़ाधड़ पेड़ काटते चले जा रहे हैं। बताइए हम कितने पेड़ों को लगा पाते हैं? यदि हमारी उम्र 50 साल है, हम तो खैर उससे भी आगे निकल चुके हैं, तो मेरा खुद का भी लक्ष्य है कि मैं शायद मुझे कोई ऐसा ज़मीन का टुकड़ा प्राप्त हो जाए जिसमें मैं जितनी मेरी उम्र हो गई है उतने पौधे तो मैं रोप के बड़ा कर सकूँ। ऐसा मेरा अपना मानना है। तो यदि हम उतने पौधे लगाते हैं जो पेड़ बन सके भविष्य में, तो हम क्या कर पाएंगे? ऑक्सीजन का एक भंडारण कर पाएंगे और इस प्रकृति के साथ स्वयं को भी रोग मुक्त रख पाएंगे। नहीं तो ऑक्सीजन भी हमारे लिए जीना दुष्कर होगा, सांस लेना दुष्कर होगा। यह बात तो हमें भली भांति समझ आ चुकी है। और इसके लिए हाँ, हमें क्या है, पेड़ लगाना ज़रूरी है। मगर पेड़ हम काट रहे हैं, हम पेड़ों को लगा नहीं रहे हैं। हाँ, आपने मेरे पीछे का जो दृश्य है आज देख रहे हैं आप, हो सकता है मैं 4 साल बाद इसी स्थान पर खड़ा आपसे रूबर हूँ, तो ये पीछे जो दिख रहे हैं शायद इसमें से भी कुछ पेड़ बचेंगे या नहीं, ये मैं नहीं जानता। क्योंकि हर साल लोग ये सोचते हैं कि पेड़ों की वजह से हमारी फसल के उत्पादन में कमी आती है, तो इसके चलते लोग धड़ाधड़ पेड़ काटते हैं। हाँ, और इस ओर एक व्यक्ति का प्रयास जो हो सकता है वो बातें कह सकता है, अपने लिए कुछ लगा सकता है, पेड़ लगा सकता है, लोगों को दिखा सकता है, मगर हर एक को उस मार्ग पर नहीं ले जा सकता ना वो। और क्या ज़रूरी है कि उसकी बातों से सब सहमत होंगे? आज सुनिए जी, हमारी तो छोड़िए, लोग बड़े बड़े मंत्री और संतरी की भी बात नहीं सुनते हैं। तो फिर हम किस जगह और पर खड़े होकर क्या बात कहें? हमारा तो कोई राजनीतिक दायरा भी नहीं है और हम उतने सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं है कि हम अपनी बात को ये कह सकें। मगर हाँ, ऐसे आयाम विकसित किए जा सकते हैं, सामूहिक रूप से लोगों में चेतना डाली जा सकती है कि आओ हम एक दिन सामूहिक वृक्षारोपण करें, और रोपण ही नहीं करें, उसको प्रतिवर्ष बनाए रखें। यदि हम ऐसा कुछ कर लें तो यह एक नई क्रांति हो जाएगी। क्योंकि जब भी परिवर्तन ने किसी का रास्ता रोका है,
तो फिर क्रांति हुई है। और क्रांति के अंजाम क्या हुए हैं ये आप सभी को ज्ञात है। हाँ, क्रांति परिवर्तन करती है, ये सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक क्रांति और हो जाए और इससे हटकर हम जो करते थे ये तो दूसरी बातें हो गई। चलिए आज फिर एक कबीरदास जी का एक दोहा हो जाए। तो उस पर मैं यही कहूँगा, रहीम का याद आ गया। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो उनने भी रहीम ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, माने पानी को बचाए रखना है, हैं? बिन पानी सब सून, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना है। यदि पानी नहीं होगा तो भूमि बंजर हो जाएगी, हैं? और पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। यदि यहाँ पानी नहीं दिखेगा तो ना कोई जीव जंतु होंगे, ना मनुष्य होंगे, ना ये उसके द्वारा जो उपार्जित मोती जो पैदा कर लेता है, जैसे फसल बेच करके ये, तो यह सब कुछ उसके पास नहीं होगा। तो बातें तो इतनी है कि हम उनका कोई अंत नहीं है, निरंतरता बनी रहे, हम इसके लिए ही प्रयासरत होते हैं। यही हमारे लक्ष्य है और यही हमारे कार्य है। रोज़ अपने विचारों को गति दे पाना हाँ आसान नहीं होता है। हम जिस तरह से आज जीवन यापन कर रहे हैं तो उस जीवन यापन में आसानी है, बहुत आसानी है। जो हमारे पूर्वजों ने किया है वह हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हमारे पूर्वज पैदल यात्राएं करते थे, हमें उनकी जगह संसाधन प्राप्त हो गए हैं। वो लोग अपने संचार माध्यम नहीं था तो कोई संदेशा भिजवाने के लिए किसी व्यक्ति का संदेश वाहक का इस्तेमाल करते थे। आज हमारे पास में ही मोबाइल है। आज हमें हमारे तीसरी पीढ़ी की, चौथी पीढ़ी की किसी के यहाँ तस्वीर मौजूद नहीं है, उनका चेहरा नहीं पता कि इनके दादाजी परदादाजी कैसे थे, क्योंकि सन 70 के दौर तक के जो कैमरा या फ़ोटो यहाँ आम नहीं था। आज भी यदि हम कह लें तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र के अलावा कहीं दूसरी जगह पर फ़ोटो नहीं खींचा गया है। कैसे छवि को संभाल करके रखेंगे। और आज हमारे पास जो कैमरे हैं और जो फ़ोटोग्राफी में ही अपना समय निकाल रहे हैं या फ़ोटोग्राफी में लगा रहे हैं, फ़ोटोग्राफी से धन उपार्जन कर रहे हैं, तो वह 100 फ़ोटो तैयार करते हैं एक दिन में और 100 फ़ोटो को ही मिटा देते हैं। हो सकता है उसमें से एक आध कृति उनकी जो है वह बनकर रह जाती है। हम अलग अलग एंगल से भी खींचे तो ताजमहल तो ताजमहल ही होता है। उसमें अलग अलग किनारों से जो खींची गई है, सिर्फ उसके ये बदलते हैं, किनारे बदलते हैं, उसकी आभा बदलती है, मगर ताज तो ताज ही होता है। आज हमारे पास में जो दौर है वह बहुत संघर्षों से भरा दौर है। युवा पीढ़ी को समझाने की ज़रूरत है और उसे मार्ग पर दिखाने की ज़रूरत है। कुछ बातें गौण रूप से कहूँ मैं तो भली भांति हम परिचित है कि कुछ वैसे विषय हैं जिनमें हमारी दक्षता नहीं है। आज के पूरे कार्य जो होते हैं वो कंप्यूटराइज्ड हैं, कंप्यूटर पे होते हैं, जबकि आज से पीछे जाकर देखें 20 साल पीछे तो अधिकतर कार्य जो थे वो हस्तगत थे। तो सारा रिकॉर्ड का भी संधारण जो था वो मतलब
भौतिकी रूप से होता था और आज पूरा कंप्यूटराइज्ड हो गया, तो हमारा एकदम उससे जुड़ पाना संभव नहीं हो पाता है। संसाधनों में भी ऐसे हैं कि इसका भी हम मोबाइल का कितना उपयोग करें, कैसे करें। हम कितने साइटों को जानते हैं। लोग इससे ऑनलाइन आज पैसा कमाने का माध्यम बन गया। होम सर्विस करते हैं लोग। होम सर्विस का मतलब ये हुआ कि घर से ही अपनी जो दिन भर की नौकरी है वो कर जाते हैं। कई तरह के कार्य ले लेते हैं, उनका संपादन अपने मोबाइल या कह लें कि इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। दिन भर की एंट्रियां करते हैं, लेखा जोखा करते हैं और एक अपने घर पर रह के ही कमाते हैं। कई लोग लेख लिखते हैं मोबाइलों में के द्वारा। कई अपने मोबाइल में यूट्यूब में अपने छवि को दिखाते हैं, अपने वीडियो बनाते हैं, नृत्य गीत और भी उनमें जो जो विधाएं हैं उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं समाज के सामने। और जो भी अच्छी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है और लोगों से जुड़ पाता है, वही आगे बढ़ पाता है। अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता, तो यह तो ठीक है। अकेला व्यक्ति एकांगी होता है और जब एक से एक अपने विचारों को का संप्रेषण करता है और लोग उन विचारों से प्रेरित होते हैं और प्रेरणा ले करके जब उनके साथ जुड़ करके आगे बढ़ते हैं, आगे कार्य करते हैं, तो एक नया समय का दौर चालू हो जाता है और परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। तो इसी तरह हम चाहें तो कई विलुप्त होती चीज़ों को आज बचा सकते हैं। अब विलुप्ति में बहुत कुछ है। हमारी संस्कृति भी है, हमारी भाषा भी है, हमारा रहन सहन भी है, हमारे जीवन जीने की शैली भी है, हमारे खान पान रहन सहन भी है। तो काम करने की ज़रूरत है और ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह हो। हम किस जगह पर बंधे और किसको बांधे, कैसे बांधे, और बंध भी गए तो कैसे बंधन है। चाहकर भी हम नौकरी पेशा जो लोग होते हैं वो अपने अपनों की हमेशा उल्हाना ही सुनते रहते हैं, क्योंकि हम उन्हें वक्त नहीं दे पाते। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो समय है, और समय का जिसने सदुपयोग कर लिया वह जीत गया। इसलिए कहीं कहा भी गया है, जो जीता वो सिकंदर। सिकंदर से याद आया, आप जानते हैं ना सिकंदर कौन था, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था। सिकंदर महान कहा गया है। कभी आपके जीवन का अच्छा समय हो तो कभी आप घूमने जाइए अजंता एलोरा की गुफाओं में, जो औरंगाबाद था, अब तो उस शहर का नाम बदल गया है। तो वहाँ से 40 किलोमीटर दूर है अजंता एलोरा की गुफाएं। तो वहीं पे आपको एक जगह पड़ेगी औरंगजेब की समाधि, जो बीच सड़क पे चौराहे नुमा बनी है, जहाँ पर लिखा है आलमगीर। मुझे देख करके अभी वो क्षण याद आ रहे हैं। हाँ, तो वो आलमगीर जिसने अपने को दुनिया का बादशाह कहा, हाँ, जिसको कोई हरा ना पाए, ऐसी उपाधियाँ लेने के बाद भी व्यक्ति ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ कोई कहने को उसे जितने भी उस समय के उस दौर की बातों को सोचे, उतने संसाधन और इससे युक्त व्यक्ति, और आज चौराहे पर ऐसी जगह खड़ा है जो चारों ओर से घूम करके लोग जाते हैं। शायद कि आदमी जब अंतिम समय में होता है तो कितना मजबूर और बेबस हो जाता है, यही चीज़ उसमें दिखाई गई है। तो कभी आप जाओ तो जो वो स्थान है उसको भी देख पाओ, समझ पाओ,
तो बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए वो भी अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सके, अपने आप को बचा नहीं सके, अपने आप को स्थिर नहीं रख सके, क्योंकि कोई भी बात यहाँ स्थिर नहीं है। हम मानते हैं, हम जिनके नाम लेकर रटते हैं, आज उनकी बात को सोचे समझे जाने माने। आज हम जिनके स्वरूप के लिए बात करते हैं कि फलां व्यक्ति, फलां राजा, तो आज जो इतिहास में पीछे खड़े हैं, आप जानते हैं कि क्या किसी मतलब निम्न कोटि का व्यक्ति या किसी गरीब व्यक्ति के लिए इतिहास में कुछ दर्शाया गया है क्या? बताइए। जो भी व्यक्ति था वो राजा था, और राजा का ही इतिहास लिखा जाता है ना। हाँ, किसी गरीब का नहीं लिखा जाता है। बताइए, हम भगवान श्री राम बोलते हैं तो वो कौन थे? राजपुत्र थे ना। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो वो भी कहीं के राजपुत्र थे। उनके छोड़िए, हम भगवान बुद्ध कहते हैं तो बुद्ध भी राजा के बेटे थे। मैं अब किसी का ज़्यादा नाम नहीं लेता हूँ, मगर जैसे बता रहा हूँ, तो इतिहास में कुछ करने के लिए किसी लक्ष्य को लेकर, लक्ष्य और दक्ष दो चीज़ होना ज़रूरी है। तो जब उनके पास लक्ष्य और दक्षता थी तो वो आया काय से? हाँ, तो धर्म आया। हाँ, ये सब किसी न किसी धर्म के पीछे खड़े हैं, धर्म चला रहे हैं, इनके नाम से धर्म चलता है, ये धार्मिक लोग हैं। तो धर्म के लिए भी तो अर्थ जरूरी है, और अर्थ आए संसाधनों से। उनने संसाधनों का उपयोग किया, कराया। आज कोई भी नहीं कहता कि मैं फलां पीढ़ी से हूँ, फलां वंश से हूँ, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि अंत में जिस प्रकार महाभारत कालीन युद्ध में कहते हैं कि यदुवंशियों का सर्वनाश हो गया था, अब कुछ बचे तो कैसे बचे हैं, यह भी सोचनीय तथ्य है। इसी तरह रामायण कालीन भी बातें कही गई है। तो वो भी युद्ध जो था, जितने महाभारत में राजा महाराजा दिखाई दिए हैं उतने रामायण काल में नहीं दिखाई दिए हैं। उसके बाद अंग्रेज़ों का काल आया। उसके बाद पहले हमारे देश में छोटे छोटे राज्य थे और राजा लोग आपसी लड़ाई में ही मस्त थे। आज जो लोग खड़े हैं, आज राजनीतिक लोग भी जो है, तो वो कौन है देखिए ना। शायद बाबा साहब की बात को छोड़ दें और कुछ व्यक्तियों को छोड़ दें, तो इतिहास में कौन खड़े हैं जिसने अपने आप को सिद्ध करने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा है, अपने प्राणों की आहुति देना पड़ा है। आज हम बिरसा मुंडा जी की बात करते हैं। मैं गया था, उनके समाधि पर गया था झारखंड में। तो कितने वर्ष जिए वो? 25 वर्ष में अपने आप को फना कर दिया, तो इतिहास में खड़े हैं। विवेकानंद क्यों खड़े हैं? क्या विवेकानंद जी ने 40 साल की उम्र पार की? नहीं, सतत संघर्ष करते रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या उन्होंने 40 की 50 की उम्र पार की? मैं आपके सामने उदाहरण बता रहा हूँ, वर्तमान के भी दे सकता हूँ, मगर ज़्यादा बेहतर नहीं होगा ही। तो संघर्ष, आप हम जो कहते हैं आज़ादी के लिए, तो आज़ादी के लिए भी हम जो ये हुए, तो जिन्होंने लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, फांसी पर चढ़े, वो लोग आज जिंदा है और वो आज़ादी के दूत माने जाते हैं। अब आज भी आज़ादी और गुलामी आज भी है, अब मायने बदल गए हैं। उस समय देश आज़ाद नहीं था, देश गुलाम था और हम दूसरों के रहम करमों पर थे। मगर क्या आज भी हम किसी न किसी तरह के गुलामी में जी रहे हैं?
अब ये उसके तरीके बदल गए हैं, उसके मायने बदल गए हैं। तो यह बात हमको समझना पड़ेगा। और इसी तरह जो बातों का दौर है, क्योंकि अकेले किसी स्थान तक पहुंचना आसान नहीं होता है। तो मार्गदर्शन करते रहें, मार्गदर्शन देते रहें और लेते रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है। यदि व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो ना समझ है, उसको यदि कोई व्याख्या भी समझाए तो क्या वह समझ पाएगा? नहीं ना, आसान नहीं है। और एक विद्यार्थी जो उस विषय पर दक्षता के लिए पाना चाहता है और वो एक एक कड़ी को जोड़ करके बहुत कुछ कर सकता है, पा सकता है और उस मुकाम को भी तक जा सकता है जहाँ अभी किसी की संभावना व्यक्त नहीं हो पा रही है या संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है, उस स्थान को भी छू सकता है। तो आसान सी बात कहें तो हमको निरंतर किसी भी पथ पर बढ़ते रहना है। बहुत सारे मार्ग हैं, हम जिस भी तरह से करें जीवन में आजीविका को तो चलाना पड़ेगा। तो आजीविका हमारा एक माध्यम है और लोक व्यवहार एक माध्यम है। और इन सबसे ही सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वर्तमान में हमारे साथ में जो आसपास घटित हो रही है, उन घटनाओं से अपने आप को अक्षुण्ण बनाए रखना वह ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम कहीं संक्रमित हो गए, अब संक्रमण भी एक नहीं होता है, कई प्रकार के संक्रमण होते हैं, तो उन संक्रमण से बाहर आने में हमें बहुत सारा वक्त लग जाता है। यह तो वही जान पाता है जो संक्रमित हुआ है। विचारों के भी संक्रमण होते हैं, व्यवहारों के भी संक्रमण होते हैं, कई प्रकार के संक्रमण हैं। तो जो निकट आने वाला समय है उनके संक्रमणता को हम पहचान लें तो शायद हम अपने मानव मस्तिष्क को कहना चाहिए विशुद्ध रूप से अपनी चेतना को स्थिर बनाए रख पाएंगे। और वही स्थिरता हमें किसी ऐसे बिंदु तक के, ऐसे मुकाम तक पहुंचा पाएगी जिससे हम सतत अपनी चेतना दूसरों में प्रवाहित कर पाएंगे, विभिन्न माध्यमों से प्रसारित कर पाएंगे, दूसरे मस्तिष्क में संप्रेषण कर पाएंगे और एक नया अपनी तरह एक व्यक्तित्व निर्मित कर पाएंगे। मानस चेतना के हमारे द्वार खुले होना चाहिए ताकि हम दूसरों की चेतना को जागृत कर सकें। यह तल अलग है, मानसिक चेतना का तल अलग है। इसमें कोई चीज़ मायने नहीं रखती कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, इसमें संसाधनों का कुछ नहीं है। सिर्फ मस्तिष्क का जो स्तर है, विचारों को समझने का जो स्तर है, वह होना चाहिए कि हम जिसको मनोभाव कहते हैं, वो मनोभाव एकाग्र होना चाहिए और लक्ष्य तक के उन मनोभावों के साथ आदमी चल सके, उनको पहचान सके और वो ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ गतिशील हो सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके, अपनों को आगे बढ़ा सके, खुद स्थिर रह सके, दूसरों को स्थिरता दे सके और क्या कहें, और अपने लिए भी एक निश्चिंतता उपलब्ध करा सके और खुद भी निश्चिंत हो सके, सभी रूप से, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। बस आज के लिए तो यही
कामना कर सकता हूँ, यही अपेक्षा कर सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज के मेरे विचार आपने सुने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। फिर भविष्य के समय में, भविष्य में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।